नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या चौथे में हमें 4 सवाल दिए गए हैं। ये चारों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और जो हमारा सवाल बताने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा हटकर रहेगा, अलग रहेगा, और वो जो शब्द मतलब जो सवाल करने का तरीका रहेगा वो अलग रहेगा, और इतना सरल मतलब रहेगा, इतना सरल शब्दों में आपको बताया जाएगा जिससे आपको याद हो जाए। आपके दिमाग में एक बार वो सवाल देख लेते हैं तो कभी भी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा, एकदम 100% है कि आपको याद हो जाएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल की तरफ चलते हैं। यह हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या चौथे को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चौथे में हमें 4 सवाल दिए गए हैं। इन चारों सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इन चारों सवालों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको इसका पहला नंबर सवाल सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। मतलब हमको बताना है इस समीकरण में कि कौन सा समीकरण जो है मतलब ये जो हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, ये दोनों समीकरण संगत है या असंगत है, ये हमको पहले नंबर पर बताना है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब यदि हमारे पास ये जो समीकरण दिए गए हैं यदि ये संगत होंगे तो इसको ग्राफीय विधि पर भी हल करना होगा। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि संगत और असंगत कब थे, मतलब कब कब होता है, कब ये असंगत है या संगत है, ये हम पहले चेक कर लेते हैं। लेकिन ये चेक करने से पहले हमको ये मालूम हो जाए कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो जब हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो इस समय हमारे पास जो केस बनता है वो क्या बनता है, वो संगत बनता है। क्या बनता है, संगत बनता है। और जब हमारे पास a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो उस समय हमारे पास जो केस बनेंगे वह असंगत बनेंगे। क्या बनेंगे, असंगत बन जाएंगे। और जब हमारे पास a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास संगत हो जाएंगे। तो आपको बस दो चीज़ याद रखना है, दो केस में संगत बनते हैं और एक केस जो होता है वो असंगत बनता है। तो पहला हमारे पास केस है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, उस समय जो हमारे पास केस बनेंगे वो संगत बनेंगे। जब हमारे पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों बराबर होंगे तो उस समय भी हमारे पास क्या बनेंगे, संगत बनेंगे। लेकिन असंगत कब बनते हैं, जब हमारे पास a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेंगे वो असंगत बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको संगत और असंगत समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये जो समीकरण लिखा गया है x + y और ये जो हमारे पास 5 है, 5 को उधर भेज देते हैं। तो 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इधर प्लस में 5 था, इक्वल टू को उधर गया तो माइनस का 5 हो गया। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए इक्वल टू को उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जिस प्रकार समीकरण नंबर 1 को बदला है उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को बदल लेते हैं। ये 2x प्लस का 2y और माइनस का 10 इक्वल टू में 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बस मैंने क्या किया, 10 को इक्वल टू को उधर भेज दिया तो माइनस का 10 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम यहाँ से a1/a2 का मान निकाल लेते हैं। तो a1/a2 कौन सा होता है, तो सबसे पहले तो a1 का मान समझते हैं। a1 का मान कौन सा होता है, तो समीकरण नंबर जो हमारे पास 1 है उसमें जो x का गुणांक रहता है, x के गुणा में जो भी रहेगा वह a1 का मान होगा। क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक रहेगा, x का गुणा में जो भी रहेगा वह किसका मान रहेगा, a1 का मान रहेगा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास a2 का मान कौन सा होता है, तो समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक रहेगा, तो समीकरण नंबर 2 में x का जो गुणांक रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में हमारे पास x का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो 2 हो गया। तो a1/a2 का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या निकाल लेते हैं, b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1 हमारे पास किसका मान होता है, तो सबसे पहले b1 समझते हैं। तो b1 समीकरण नंबर 1 में जो y का गुणांक रहता है, y का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा।
और जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 में y का जो गुणांक रहेगा वो b2 का मान हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, तो इसका भी मान बराबर है। तो जब इन दोनों का मान बराबर है तो हम तीसरा भी निकालेंगे। तीसरा हम देखते हैं C1/C2। तो C1 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो C1 हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 में अचर पद रहता है उसको ले लेते हैं। अचर पद हमारे पास क्या है, -5 है, तो -5 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में अचर पद क्या है, तो हमारे पास -10 है, तो -10 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 5 × 5 5 दूना 10, तो 1/2 आ गया। तो ये तीनों समीकरण हमारे पास बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो हमारे पास समीकरण कौन सा हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, संगत समीकरण होंगे। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको संगत समीकरण समझ में आ गया होगा कि ये जो समीकरण मैंने लिया था ये संगत किस प्रकार से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमको पहले तो बोला था कि कौन सा युग्म संगत या असंगत है, तो हमने बता दिया कि ये युग्म जो हमारे पास ये जो समीकरण दिए गए हैं ये संगत है। अब हम इसके आगे पढ़ते कहते हैं, कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण है यदि संगत होंगे तो इसको ग्राफीय विधि पर हल करना होगा। तो हमारे पास समीकरण जो है संगत है तो इसको हम ग्राफ विधि पर हल कर रहे हैं। तो देखिए ग्राफ विधि पर हल करने के लिए जो क्वेश्चन में जो समीकरण दिया रहता है उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास समीकरण क्या दिया था, पहला हमारे पास दिया था x + y = 5 दिया था, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या दिया था, 2x + 2y और इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा 10 दिया था। ये दो हमारे पास समीकरण दिए थे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से दो बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से x का मान हम ये एक बार 0 रख लेते हैं। अपने मन से हम x का मान 0 रख सकते हैं या कुछ भी, अपने मन से पहले ही मानेंगे कि x का मान कुछ भी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पर 0 माना है क्योंकि 0 मान का बहुत ही आसान बनता है। तो x का मान 0 मान लिया, तो इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास x का जब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू में 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास पहला a बिंदु हमारे पास क्या मिल गया, पहला हमेशा x अक्ष रहता है, तो x अक्ष हमारे पास 0 है तो 0 हो गया, y अक्ष लास्ट में रहता है तो 5, y का मान कितना है 5 है तो 5 हो गया। तो ये हमारे पास पहला बिंदु मिल गया। अब हम दूसरा बिंदु निकालते हैं। तो इस एक बार तो हमने x का मान 0 माना था, अब हम y का मान 0 मान लेते हैं। तो y का मान जब हम 0 मानेंगे अपने मान से ही इसको y का मान मानते हैं, तो y का मान 0 मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x तो एज इट इज रहेगा और y की जगह पर हम 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा, इक्वल टू में क्या है 5 है तो 5 हो गया। तो बिंदु हमारे पास क्या आ गया, b बिंदु 5,0 आ गया। तो ये हमारे पास 5,0 हो गया। तो हमारे पास पहले वाले समीकरण से 2 बिंदु निकल गए। अब हम दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर x बराबर हम 0 फिर से ले रहे हैं, यहाँ पर भी वही लेंगे। तो हमारे पास x बराबर यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा 2y इक्वल टू में 10 बचेगा, 2 कने 2 2 पचे 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास c बिंदु क्या निकल गए 0,5 निकल गया। 0 हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि पहले अक्ष पर ये x अक्ष पहले x का मान रहता है, दूसरे में y का मान रहता है हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होता। पहले हमेशा x का मान रहेगा, दूसरे नंबर पर y का मान रहेगा। तो हमारे पास c बिंदु निकल गए। अब हम फिर से एक बार तो x का मान 0 माने थे, तो अब हम y का मान 0 मान ले रहे हैं। तो y का मान यदि हम 0 मानते हैं तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और ये जो हमारे पास y का मान यदि 0 रखते थे तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो हमारे पास इक्वल टू में 10 बचेगा, 2 कने 2 2 पचे 10, तो 5,0 आ जाएगा। तो हमारे पास d बिंदु आ गया, 5,0 आ गया। तो हमारे पास d बिंदु आ गया। तो दोनों समीकरण से 2 हमने बिंदु निकाल लिया। अब हम इसको ग्राफ विधि पर दर्शा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ पहले से ही खींच कर रखा है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो। तो ये देखिए ये हमारे पास ग्राफ हमने खींच दिया यहाँ पर। अब हम इस बिंदु को जहाँ जहाँ हमारे पास बिंदु था उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए पहला हमारे पास बिंदु क्या है 0,5, तो 0 पहले ये जो हमारे पास x अक्ष होता है ये y अक्ष होता है। तो 0 पहला हमारे x अक्ष पर 0 देखेंगे तो 0 तो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद 5 था तो 5 हमारे पास y अक्ष पर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0,5 लिख दिया, ये a बिंदु लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या बिंदु आया था, तो 5,0, तो 5,0 हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो ये 5 तो हमारे पास x अक्ष पर ये 5 हो जाएगा, और 0 हमारे पास y अक्ष पर यहाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा 5,0, ये b बिंदु है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम इसे एक लाइन से मिला देंगे। जैसे हम मिला देते हैं, हमने मिला दिया, और इसका हम समीकरण का नाम भी लिख देते हैं। ये समीकरण नंबर x + y इक्वल टू में 5। इसी समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाला था और वो हमारे पास हो गया। देखिए इसी समीकरण से निकाला था तो उस समीकरण का हमने यहाँ पर लिख दिया। इसे लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने दूसरे वाले समीकरण से 2 बिंदु निकाले थे, उस वाले बिंदु को देखते हैं। दूसरा वाला बिंदु हमारे पास क्या आया था 0,5, तो 0 तो हमारे पास यहीं पर रहेगा, 5 यहीं पर रह जाएगा, तो ये हो गया 0,5। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा बिंदु क्या है, चौथा बिंदु क्या है 5,0, तो 5 तो हमारे पास x अक्ष पर यहाँ पर ही आएगा और 0 y अक्ष पर यहाँ पर आएगा। तो दोनों का मान सेम ही आ जा रहा है। तो फिर से हम यहाँ पर एक और लाइन ऐसे इसी के ऊपर क्या कर देंगे, इसी के ऊपर हम क्या कर देंगे, एक और लाइन खींच देंगे। तो ऐसे हमने खींच दिया, और इसको भी हम इस समीकरण का नाम भी लिख देते हैं। कौन सा समीकरण से आया है, ये भी 2x + 2y
और इक्वल टू में 10, ये हमारे पास हो गया और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथे का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा नंबर जो सवाल है ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देकर करना है। मैं आपको इसका दूसरा नंबर सवाल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप देख लेंगे। इसका दूसरा नंबर सवाल है x माइनस वाई इक्वल टू में 8 है और दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस का 3y और इक्वल टू में 16 है। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर समीकरण है। ये दूसरा नंबर समीकरण मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में करिएगा। क्योंकि क्या होता है, मैं जो फील करता हूँ, तो वैसे मैं भी वीडियो देखता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे को जब तक वीडियो देखता हूँ तब तक तो सारे सवाल समझ में आते हैं। लेकिन जब वो वीडियो को देखना बंद कर देता हूँ और फिर से उसी सवाल को 1-2 दिन बाद लगाता हूँ तो वो सवाल मेरे को समझ में नहीं आते हैं। उसीलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आपको दूसरा सवाल जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे करिए। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे नहीं आया है। वैसे ही मैं बता सकता हूँ कि ये जो हमारे पास समीकरण जो आएंगे ये असंगत आएंगे। क्लियर बात है, ये जो समीकरण है असंगत आएंगे, मैं 100% कह सकता हूँ। तो इसीलिए इसका बस केवल ये आपको क्या करना होगा, इसमें केवल इस समीकरण में केवल आपको इतना ही a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 का मान निकालना होगा ऐसे, और इसके बाद ऐसे रख देंगे। तो मैं जानता हूँ कि इन दोनों का a1 अपन a2 b1 अपन b2 का मान बराबर आएगा, लेकिन c1 अपन c2 का मान बराबर नहीं आएगा। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये असंगत भी हो जाएंगे। मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, ये जो समीकरण आएंगे वो क्या हो जाएंगे, असंगत आएंगे। क्या आएंगे, असंगत आएंगे। तो मैंने आपको बस इतना हिंट दे दिया, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर, चौथे के। ये देखिए, ये हमारे पास चौथे का चौथा नंबर सवाल है और ये चौथे का तीसरा नंबर सवाल है। ये दोनों सवाल सेम टू सेम एक ही जैसा है, लेकिन मैं आपको तीसरा नंबर सवाल भी होमवर्क में दे रहा हूँ। मैं केवल चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए चौथा नंबर सवाल हमारे पास क्या है, इसमें भी हमको संगत या असंगत है यही बताना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी संगत या असंगत पूछे तो आपको सीधे a1 अपान a2 का मान निकाल लेना है, b1 अपान b2 का मान निकाल लेना है और c1 अपान c2 का मान निकाल लेना है। तो a1 अपान a2 का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको a1 अपान a2 का मान निकालने के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। तो a1 का मान हमेशा किससे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक रहेगा वो हमारे पास a1 का मान हो जाएगा। तो a1 का मान 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। और उसके बाद समीकरण नंबर 2 में जो हमारे पास x का गुणांक रहता है वो a2 का मान रहता है। तो x का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। 2 कने 2, 2 दूना 4, तो 2 कने 2 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 हो गया। अब हम b1 अपन b2 का मान निकालते हैं। तो b1 अपन b2, तो समीकरण नंबर 1 में जो y का गुणांक रहेगा वो b1 का मान रहता है, तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2। अब b2 का मान क्या रहेगा, तो समीकरण नंबर 2 में जो y का गुणांक है माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 कने 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ गया, इसका भी मान बराबर आ गया। तो अब हम c1 का मान निकालते हैं। तो c1 का मान निकालने के लिए जो लास्ट में अचर पद रहता है वो c1 का मान रहता है, तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो गया। और जो समीकरण नंबर 2 में जो अचर पद रहता है वो c2 का मान होता है, तो माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के। ये दोनों का मान बराबर है, इस a1 अपन a2 का मान दोनों का मान बराबर है, लेकिन तीसरे वाला c1 अपन c2 का मान बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपान सॉरी यहाँ पर c1 अपान c2, तो हमारे पास बराबर नहीं है। तो जब इस तरह से केस बनते हैं तो उस समय हमारा जो केस रहता है वो असंगत रहता है, तो ये हो जाएगा असंगत। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो जब हमारे पास ये असंगत है तो हम इतना ही पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि यदि संगत है तो उसको ग्राफ विधि से हल करिए, या था उसे ही छोड़ दीजिए। तो ये असंगत है तो इसे हम ग्राफ विधि पर हल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो समीकरण होगा तीसरा नंबर समीकरण, इसको जब हम मतलब चेक करेंगे कि संगत है या असंगत, तो ये हमारे पास संगत होगा, इसको ग्राफ विधि पर भी हल करना होगा। मैं आपको इतना बता दिया हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।